नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। इस सीरीज के अंदर आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। डेसिमल एंड फ्रैक्शन का एक छोटा सा सवाल आपके सामने रखा हुआ है। इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देना, क्वेश्चन नंबर 299 है, वैसे डिस्कस भी हो जाएगा आज ये, कि इन सबको असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम या फिर बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। क्लियर है? सवाल बहुत आसान है, सिंपल सा है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक बार ट्राई करना। रीजन क्या है कि बहुत सारे बच्चे इन संख्याओं, न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर होता है उसका डिफरेंस लेते हैं। जितने भी डिफरेंस बनते हैं उनका एलसीएम निकालते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं और इतने में आपका सवाल एलसीएम मेथड से इतना लंबा चौड़ा हो जाता है कि जितनी देर में ये सवाल आप सोल्व करेंगे इतनी देर में अलग से आप 3 या 4 सवाल सोल्व कर देंगे। रीजन क्या आपके सामने रखने का? रीजन बस इतना सा है, डेसिमल फ्रैक्शन। मैं ये नहीं कहता कि आप सवाल नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जाम के अंदर आपको एक दिए गए टाइम के अंदर सवाल सोल्व करने होते हैं। क्लियर है? एलसीएम मेथड में कोई बुराई है नहीं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा बात और सीखनी पड़ती है जो मेरे ख्याल से हर बच्चा मिस कर देता है। कोई भी बुक का राइटर उस बात को नहीं लिखता है। कहीं भी आपने उस पैटर्न को भी ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि यार ये इतनी छोटी सी बात थी, इसको अगर हम लोग और कर लेते तो इस टाइप के सवाल भी आपके बड़ी ही आसानी से हो जाते। कोई एलसीएम नहीं लेना था, कोई सरदर्द नहीं लेना था। रीजन ये है कि आप डिफरेंस और एलसीएम के अंदर और जो क्रॉस मेथड है उसमें इतने उलझे रहते हैं कि आपको ध्यान ही नहीं जाता कि अगर आप एक छोटी सी बात सीख लें तो आपका काम चल सकता है। किस टाइप के सवाल डिस्कस करेंगे भाई? 300 तक तो सीधे सीधे ही सवाल आपके, उसके बाद हम लोग कुछ सवाल डिस्कस करेंगे सीजीएल मेंस में पूछे गए। चलो भाई, आज हमारा है डे 18 रेलवे एग्जाम। कंप्लीट सिलेबस को 90 डेज में करने का अपना टारगेट है। 17 क्लासेज हो चुकी हैं इससे पहले, आज ये क्लास नंबर 18 है। इससे आगे अगर हम लोग बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम। टेलीग्राम क्या है? जैसे आपकी फेसबुक, व्हाट्सएप ऐप होती है उसी हिसाब से ऐप है। प्ले स्टोर पर जाएं, वहां से टेलीग्राम को इंस्टॉल करें। टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद आप सर्च करें वासु स्टडी IQ, आपको टेलीग्राम का एक चैनल मिलेगा, इसे आप ज्वाइन करें। इस पर डेली बेसिस पर आपको लिंक मिल जाती है, चैप्टर पूरे होते हैं तब आपको पीडीएफ भी मिल जाती हैं, प्लस एग्जाम रिलेटेड और जितने भी नोट्स होते हैं वो सारे के सारे आपको यहां पर मिल जाते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है वो वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप नाम से है। यहां पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। चलिए भाई, चैप्टर तो अपना डेसिमल एंड फ्रैक्शन है, दशमलव और भिन्न। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा नॉलेज हमें नंबर्स के बारे में होना चाहिए। नंबर्स को हालांकि हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से चैप्टर के अंदर, नंबर सिस्टम जब अपना चलेगा तो इन चीजों को थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। नंबर्स आपके सामने कुछ लिखे हुए हैं, जैसे नेचुरल नंबर, तो मैं सीधे सीधे बिना टाइम के लिए लिख देता हूं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं भाई? सॉरी, जैसे मान लो कई कलाकार होते हैं ना, वो किसी के घर जाते हैं, छोटा सा बच्चा ढूंढते हैं, अगर वहां होता है तो उसको पकड़ते हैं और कहते हैं कि चल गिनती सुना। अब वो बच्चा कहां से स्टार्ट करता है? 1 2 3 4 5। तो नेचुरली उसने 1 से बोलना स्टार्ट किया, तो इसी तरह से इनका नाम पड़ गया नेचुरल नंबर। 1 2 3 कहां तक जाएंगे भाई? इनफाइनाइट तक। एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, हिंदी में प्राकृत संख्याएं कहते हैं, इंग्लिश में इनको नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर आपके आते हैं होल नंबर या फिर पूर्ण संख्याएं। अब यहां कमी किस चीज की चल रही है भाई? 0 की। मान लो किसी मास्टर को 0 देना पड़े और मान लो होल नंबर की खोज ही ना हो रखी हो, तो वो नेचुरल नंबर के हिसाब से तो किसी को 0 नंबर नहीं दे सकता। तो इसका मतलब ये आने की वजह से इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है 0 का, 0 देने में। आगे बढ़ते हैं आपके इंटीजर। इंटीजर या फिर पूर्णांक। होल नंबर पूर्ण संख्याएं होती हैं, इंटीजर को जेड से लिखा जाता है और इनको हिंदी में पूर्णांक कहा जाता है। यहां क्या कमी चल रही है भाई? मान लो ये कहा जाए कि शेयर मार्केट है वो 472 पॉइंट गिरा। अब इस बात को मान लो किसी ग्राफ पर लिखना पड़े तो क्या इसे बोल करके लिखेंगे? नहीं, इसके साथ एक साइन लिख दिया जाएगा माइनस। इसका मतलब क्या हुआ? चीजें नेगेटिव डायरेक्शन में हो रही हैं। क्लियर है? जैसे 20% का फायदा है
तो +21 वो ऑटोमेटिक है। 20% का लॉस है तो -20% लिख करके भी आप अपना काम चला सकते हैं। तो इसका मतलब इससे बैक साइड में कौन सा भी 0 1 2, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई। नेगेटिव डायरेक्शन क्या होगी -1 -2, और इस हिसाब से ये आपका इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ये आपके होते हैं इंटीजर या फिर पूर्णांक। इसके बाद बारी आती है रेशनल नंबर की। जैसे 0 से 1 की ही मैं बात करूं तो आपको पता होगा 1/3 है, जैसे 1/2 है आपका, 3/4 है। इस टाइप से 0 और 1 के बीच भी अनंत संख्याएं और एग्जिस्ट करती हैं। इनको लिखने का क्या तरीका भी, एक संख्या ऊपर लिखते हो, एक संख्या नीचे लिखते हो। ऊपर वाली संख्या क्या है भाई आपकी, ऊपर वाली संख्या आप कह सकते हो इसी में से उठाई है, नीचे वाली भी इसी में से। जैसे मान लो आप लिख देते -5/7, तो -5 कहां से लाए भाई, पूर्णांक से उठा करके लाए, इंटीजर से। तो अगले जो नंबर है अपने रेशनल नंबर, इनको Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंट करने का तरीका P/Q हो गया। Q क्या नहीं होना चाहिए भाई, 0 नहीं होना चाहिए। हर बच्चे को बात पता होगी, नीचे 0 बन गया तो ये पूरे को अनंत बना देगा या फिर अपरिभाषित बना देगा, इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड लिखा जा सकता है। P और Q कहां से उठा करके हम लोग काम में लेंगे, P और Q को हम उठाएंगे यहां पर इंटीजर से। तो ये तो हो गई इसकी थोड़ी सी टेक्निकल बात। नंबर कैसे लिखे जाते हैं भाई, इस फॉर्म में ये वाले नंबर आपके लिखे जाते हैं। क्लियर है। 2 क्या है, 2 की बात करें तो 2 नेचुरल नंबर भी कह सकते हो, 2 को आप होल नंबर भी कह सकते हो, 2 को आप इंटीजर भी कह सकते हो, 2 को आप रेशनल भी कह सकते हो। अब आप कहोगे रेशनल कैसे, P/Q नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, 2/1 लिख दो, P/Q का पैटर्न हो गया। तो इसका मतलब ये सारे के सारे जितने भी नंबर होते हैं ये आपके रेशनल नंबर होते हैं। इसके अलावा भी कुछ नंबर और रह जाते हैं, हालांकि इनका कोई ये लिखने का तरीका नहीं होता। जैसे इसको N से लिखा, W से, Z से, Q से। क्लियर है, गूगल पर भी सर्च करेंगे, इरेशनल नंबर लिखने का कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, इसलिए इसको जनरली Q' से लिख दिया जाता है। इसमें कौन से नंबर आएंगे भाई, ये जितने भी हैं, इनके अलावा जो नंबर आपके बच जाएंगे रियल नंबर के अंदर, वो सारे के सारे इसमें आएंगे। जैसे पाई। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर पाई तो 22/7 होता है और इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऊपर 22 नीचे 7। असल में देखा जाए पाई 22/7 के बराबर नहीं होता है, लगभग बराबर होता है। क्लियर है। इसके अलावा और कोई नंबर, एप्सिलॉन होता है, अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। या फिर जैसे √2, √2 के बारे में आप कह ही नहीं सकते कि P/Q में मतलब ऊपर क्या लिखा और नीचे क्या लिखा, जहां पर P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो इसका मतलब आप √2 को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते P/Q की फॉर्म में। अब ये मत कहना कि सर √2 है, इसको √2/1 लिख देते हैं, क्या ये आपका इंटीजर है, ये आपका इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब सीन ही बिगड़ गया सारा का सारा। ऊपर भी इंटीजर हो, नीचे भी इंटीजर हो, ऊपर भी पूर्णांक हो और नीचे भी पूर्णांक हो, तभी आप नंबर्स को कह सकते हैं कि वो रेशनल है, अदरवाइज इरेशनल। √2 को सोल्व करते जाओ। ऐसे ही आपका √3 है, ये कभी रुकती नहीं है सीरीज। हम लोग क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं। √3 की वैल्यू 1.732 ले ली, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसको आप आगे चलाते जाओ। जिस बच्चे को √रूट निकालना आता है वो इसको खींचता जाएगा, ना ही आपको कोई स्पेसिफिक पैटर्न मिलेगा। इस वजह से ये सारे के सारे √रूट की वैल्यू जो कंप्लीट सोल्व नहीं होती है, जैसे 2√3 भी ऐसा ही नंबर हो गया। रीजन, 2√3 को आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां P और Q हमने कहां से उठाए हैं, इंटीजर से। तो एग्जाम्पल की तौर पर आप इतनी सी बातों को ध्यान रख लेना। √रूट वाली वैल्यू, पाई की वैल्यू, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके इरेशनल नंबर। और इन सबको एक साथ शामिल कर दोगे तो ये आपके क्या बनेंगे, रियल नंबर R या फिर वास्तविक संख्याएं। कुछ नंबर और भी होते हैं जो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, जो रियल नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी जिनको कहा जाता है, या फिर इमेजिनरी नंबर भी जिनको कहा जाता है। चलिए भाई आगे एक छोटा सा डायग्राम आपको दे रखा है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है।
सबसे छोटा राउंड आपका नीचे रेड कलर में दिख रहा है एन मतलब नेचुरल नंबर, 1 से लेकर अनंत तक। अब इसमें 0 और शामिल कर देंगे तो ये सारे के सारे होल नंबर बन जाएंगे। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, होल नंबर के अंदर ही आपके नेचुरल नंबर आ जाते हैं। फिर और ऊपर देखोगे और बड़ा राउंड आपको दिख रहा है, ये जेड किसको बताता है भाई, इंटीजर को। इंटीजर के अंदर ही आपके होल नंबर और नेचुरल नंबर आ जाते हैं। अगर आप यहां से देखें तो ये बात आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर और बड़ा राउंड किया, क्यू लिखा हुआ है, क्यू आपके रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं, उनके अंदर ये तीनों की तीनों चीजें आ जाती है, नेचुरल, होल और इंटीजर लिखा जा सकता है। रेशनल नंबर को एक साइड में कर दिया, बचे हुए जो नंबर हैं आपके वो इरेशनल नंबर हो गए, अपरिमेय संख्याएं हो गई, और इन सब को जिसके अंदर आप समा सकते हैं वो आपके हो गए रियल नंबर। ये अपने सिलेबस का पार्ट इतना ही है। असल में एक राउंड इनसे भी हटा करके आप बना सकते थे इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का, और सबको शामिल कर देते, रियल और इमेजिनरी को मिलाकर के आपके नंबर्स बनते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में इसको थोड़ा और गहराई से देखेंगे, अभी अपने को इतनी ही नीड थी। देखो इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, तो थोड़ा सा एक छोटी सी बात है उसे भी अंडरस्टैंड करते हैं, फिर सीधे सीधे डेसिमल पर आते हैं। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, वास्तविक संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार। डेसिमल एक्सपेंशन जो आपका वो 2 टाइप से होता है, एक ऐसा जो टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेट होने का मतलब है किसी चीज को, जैसे आप किसी चीज को टर्मिनेट कर देते हैं, उसको रोक देते हैं या फिर स्टॉप कर देते हैं। शुद्ध हिंदी की बात करें तो इसे शांत कहा जाता है, अवसानी कहा जाता है। क्लियर है? तो यहां से देखना जरा, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रियल नंबर क्या है भाई, जैसे 3/4 लिखोगे तो ये भी रियल नंबर है, 1/2 लिखोगे ये भी आपका रियल नंबर है। इस टाइप से आप सारी की सारी चीजों को लिख सकते हो। इसके अंदर एक नंबर पर मैंने यहां लिखा डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार कुछ ऐसे होंगे जो टर्मिनेटिंग नेचर के होंगे। टर्मिनेटिंग नेचर का मतलब एक टाइम के बाद वो जाकर के रुक जाएंगे, उसके बाद आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। जैसे 1/2 क्या हुआ भाई, 0.5 बन गया। ऐसे ही अगर मैं लिखूं 1/4, इसमें डिवीजन नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, 10 में डिवीजन गया 2 बार, 2 बचा, 4 का डिवीजन 20 के अंदर 5 बार लिखा जा सकता है। ऐसे ही आप 1 में 8 का भाग दे दें तो ये क्या बनेगा, 0.125। अब एक बात आप छोटी सी गौर कर रहे होंगे, यहां पर एक टाइम के बाद आप चाह करके उसको 0.125 से आगे कुछ भी नहीं लिख सकते। तो इसलिए जो आपकी फर्स्ट कैटेगरी है कि रियल नंबर हैं ये सारे के सारे, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल है, ये भी रियल नंबर है, और 0.5, 0.25, 0.125 रियल नंबर ये भी हैं। लेकिन आप इस रियल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एक कैटेगरी ऐसी मिलती है आपको जिसके अंदर डेसिमल के बाद कुछ संख्याएं लिखोगे, मामला सारा का सारा टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा, उससे आगे संख्या नहीं बढ़ेगी। फिर आपकी दूसरी कैटेगरी आती है भाई, दूसरी कैटेगरी है जिसमें क्या बताया इसने, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का हिंदी में मतलब लिखोगे तो अशांत या फिर अनवसानी लिखा जाता है। ठीक है, सीधी भाषा में समझना, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेशन नहीं होगा, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस चलेगी। क्लियर है? अब देखना मैंने आगे 2 की कैटेगरी और बना रखी है। एक तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन होंगे जो एक टाइम के बाद रुक जाएंगे, कुछ ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन होंगे जो एक टाइम के बाद रुकेंगे नहीं, लगातार चलेंगे। और ये लगातार किस हिसाब से चल सकते हैं, एक कैटेगरी मेरी ये है 2A और दूसरी कैटेगरी मेरी ये है 2 की B। पहली कैटेगरी कौन सी है भाई, रिकरिंग है, और दूसरी वाली नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब आवर्ती, रिकरिंग या फिर आवर्ती का मतलब होता है एक पर्टिकुलर आपको रिपीटेशन मिलेगा बार बार। जैसे आप 1 में 3 का भाग दो, क्या आएगा, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। यहीं से अपना पैटर्न बनेगा, किसका, बार का, लिखा जा सकता है। जैसे आप
2 में 7 का भाग दो, 20 बनाया, भाग कितनी बार गया भैया आपका? 2 बार। 6 बचा, 7 8 कितना हो गया आपका? 56। कितना बचा आपके पास? 4। 40 में भाग दिया, कितनी बार गया आपका? 5 बार। 35। फिर आपके पास कितना बचा? 5। फिर 7 गुणा 7 49। 1 बचा, 10 में फिर भाग दिया आपने, 1 आ गया। 3 बचा, 30 में भाग दिया आपने, कितना आ गया? 4। 28 तक। फिर कितना बचा आपके पास? 2 20। फिर से ये की स्टोरी 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 इनफाइनाइट तक ये पैटर्न चलता जाएगा। तो आपने क्या देखा? एक वो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं, एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाते हैं। एक डेसिमल एक्सपेंशन वो होते हैं जो रुकते नहीं है। इसकी 2 कैटेगरियां बनती हैं। 2 कैटेगरियों में, एक जिनके अंदर आवर्ती है, रिकरिंग फॉर्म के हैं। एक ऐसा नेचर है जिसके अंदर आपको दिखेगा रीजनिंग लग रही है, जैसे 0.333, जैसे 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4। एक रीजनिंग का आपको पैटर्न यहां पर मिलता है। तो ये वाले क्या होते हैं? रिकरिंग। एक ऐसे नंबर भी होते हैं जिनके अंदर आपको ये पैटर्न नहीं मिलता, जैसे √2 को आप सोल्व करके देखना, उसके अंदर क्या होगा? ये स्टॉप नहीं होगा, इसका जो रिजल्ट होगा 1.414 आगे तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। उसमें आपको ऐसी कोई भी सीरीज पकड़ में नहीं आएगी। यहां तो सीरीज 1 नंबर की भी हो सकती थी, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी। जैसे इसको हमने सोल्व किया, 6 नंबर है, 6 नंबर का एक ही टाइम के बाद पर्टिकुलर रिपीटेशन हो रहा है। √2 को जब आप सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर 1.414 है, आगे नंबर बदलते जाएंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब ये कैसा है? ये नॉन रिकरिंग है, रुकेगा ये भी नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, रुकेगा नहीं इसका मतलब, लेकिन इसमें आपको कोई पर्टिकुलर रीजनिंग भी नहीं दिखाई देगी। ऐसे √3 को सोल्व कर दो, 1.732 हम लोग लिखते हैं, लेकिन आगे तक सोल्व करोगे अनंत तक जाएगा, कोई भी आपको इनके अंदर सीरीज नहीं दिखेगी। इसका मतलब इनका तो पैटर्न क्या बनता है? बार का पैटर्न बन जाता है, लेकिन यहां पर आपके सामने कोई भी बार का पैटर्न नहीं बनता। और ये नंबर कौन से होते हैं भाई? ये नंबर होते हैं आपके इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, क्लियर है? एग्जाम में सवाल इस पर भी बनाता है, बार वाले पैटर्न पर भी बनाता है। पहले मैं ये जो फ्रैक्शन होते हैं इनके ऊपर आपको सवाल करवाऊंगा, इससे अगला पार्ट अपना बार का होगा। ये आप अपने नॉलेज के लिए ध्यान रखेंगे। और कई बार ये टर्म्स के अंदर पूछ सकता है कि जो आपके इरेशनल नंबर होते हैं उनका नेचर कैसा होता है। तो आप उन्हें कहेंगे इरेशनल नंबर को जब सोल्व किया जाता है तो वो रुकती नहीं है, उनकी सीरीज नॉन टर्मिनेटिंग है, प्लस उसमें कोई पैटर्न नहीं रिपीट होता, इसका मतलब नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। इस बात को रटना नहीं है आपको भाई, ठीक है? नंबर सिस्टम जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इन चीजों को और डिटेल में, लेकिन फिर भी वही है, कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़ाने का एक तरीका होता है। स्टूडेंट की तो ये डिमांड रहती है कि भाई यहां से सर सीधे सीधे सवाल क्यों नहीं करवा रहे? तो देखो भाई, इतने ज्ञानी हो आप तो एग्जाम ही क्रैक कर लो, क्यों किसी टीचर के चक्कर में पड़े हो? अब इधर देखोगे फिर उधर देखोगे, ये ठीक नहीं पढ़ा रहा, वो ठीक नहीं पढ़ा रहा है, तो आपका तो वैसे भी क्या होगा ये तो समझ से ही बाहर है। मेरा एक पढ़ाने का तरीका है कि कुछ बेसिक पार्ट होते हैं जो बच्चे के क्लियर होने चाहिए। अब यहां से देखना, फ्रैक्शन स्टार्ट होता अपना। फ्रैक्शन के अंदर P/Q का फॉर्मेट होता है। ऊपर वाला जो नंबर P है उसे हम लोग न्यूमरेटर कहेंगे, हिंदी में इसे अंश कहा जाता है। नीचे वाला जो आपका पार्ट है Q, इसे हम लोग डिनोमिनेटर कहेंगे, हिंदी में इसे हर कहा जाता है। Q आपका है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। पीछे देखा था, किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं इनफाइनाइट रिजल्ट आ जाता है, या फिर आप उसे कह सकते हैं ये डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही बेसिक सी बात है। अब देखना जरा, यहां पर फ्रैक्शन के कुछ अलग अलग नाम होते हैं, तो टाइम बिल्कुल भी किल नहीं कर रखा है, ये सारा का सारा तैयार करना पड़ता है, इसमें टाइम भी लगता है। अगर आपको मेरी डेडिकेशन समझ आ रहा है इतनी क्लासेस का, तो एटलीस्ट क्लासेस को आप लाइक तो कर दिया करें। शेयर तो चलो नहीं करने का टाइम होता आपके पास, लेकिन देख रहे होते हैं तब लाइक तो कर सकते हैं। फ्रैक्शन की कुछ कैटेगरी होती है आपकी। सबसे पहला क्या आया भाई आपका? प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। ये किस टाइप के होते हैं भाई? ये होते हैं इस टाइप के, 3/4, 5/7,
2/3। इनमें खास बात क्या है, ऊपर वाला पार्ट आपका न्यूमरेटर है, नीचे वाला पार्ट आपका डिनोमिनेटर है। ऊपर अंश, नीचे हर। हमेशा ही इनमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी रहेगी। नीचे वाली जो भिन्न है वो नीचे वाली जो संख्या है वो छोटी होगी, ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी। ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा। ये एक पैटर्न हो गया आपका, ऊपर संख्या बड़ी, नीचे संख्या छोटी। इसका मतलब न्यूमरेटर छोटा है आपका, डिनोमिनेटर बड़ा है, अंश का मान छोटा है, हर का मान आपका बड़ा है। इनका जो रिजल्ट निकल के आता है, इन सभी को जब आप सोल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट हमेशा ही क्या होगा, 1 से कम निकलता है, 1 से कम आता है। और इन सभी को क्या कहा जाता है, उचित भिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा आपका निकल के आया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित या फिर विषम भिन्न। तो जाहिर सी बात आपको यह पता है कि इसका रिजल्ट 1 से कम आता है और न्यूमरेटर जो है आपका वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, अंश आपका हर से छोटा होगा। इसी चीज को चेंज कर दो भाई, 4/3 लिख दिया, 7/5 लिख दिया, 3/2 लिख दिया। ऊपर वाली बात आपकी न्यूमरेटर है, नीचे वाली आपकी डिनोमिनेटर है। यहां क्या हो गया भाई, न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से। इसका रिजल्ट हमेशा ही क्या होगा, 1 से बड़ा। तो ये क्या हो गई आपकी भाई, इम्प्रॉपर या फिर अनुचित भिन्न लिखा जा सकता है। फिर देखना, इसके बाद तीसरी कैटेगरी हमारी निकल के आती है। तीसरी कैटेगरी क्या हो गई भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होगा भाई, ये जो पार्ट आपने लिखा है इसको आप सोल्व कर दो। मिक्स्ड क्यों लिखा है इसको देखना जरा, सोल्व करेंगे, भाग गया, एक बार 1 बचा, ये वाला 1 सही 1/3 बना। तो इसके अंदर क्या है, आपका फ्रैक्शन भी है और एक आपके पास पर्टिकुलर इंटीजर भी इन्वॉल्व हो गया। इस वजह से 3 नंबर पर जो बात लिखी हुई है उसका नाम है मिश्रित भिन्न या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको जैसे आप सोल्व करेंगे, एक बार भाग चला गया 2/5, और यहां पर देखना एक बार भाग चला गया 1/2। क्लियर है। इसी को जब आप सोल्व कर देते हैं तो इससे कहते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन या फिर मिश्रित भिन्न। फिर देखना जरा 4 नंबर, इक्विवेलेंट या फिर तुल्य भिन्न। क्लियर है, इक्विवेलेंट या फिर आपकी तुल्य भिन्न, ये क्या होती है, ये सिंपल सा अभी एक भिन्न आपने लिख रखी है, जैसे 4/3। अगर मैं 8/6 लिख दूं, अगर मैं लिख दूं 12/9, तो एक बात बताओ मुझे, क्या इन तीनों में कोई फर्क है? आप इससे सोल्व करेंगे 4/3 आएगा, आप इससे सोल्व करेंगे तो भी 4/3 आएगा। इसका मतलब ये सारी की सारी जो चीजें हैं आपकी, ये क्या है, इक्वल है, इसलिए इनका नाम पड़ा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तुल्य भिन्न। क्लियर है। एक छोटा सा पार्ट और आ गया, सिंपलेस्ट या फिर लोवेस्ट फॉर्म। किसी भी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट या लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है, जैसे आपने 20/25 लिख दिया, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप इसे सोल्व करके लिखेंगे, 5 बार कट गया, ऊपर 4 आ गया, नीचे 5 आ गया। तो इस फ्रैक्शन की ये सिंपलेस्ट या फिर लोवेस्ट फॉर्म होती है। आपने इसे सिंप्लीफाई कर दिया, इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। क्लियर है। इसके बाद 5वीं कैटेगरी आपकी आती है, ये इंपॉर्टेंट है, लाइक फ्रैक्शन या फिर समान भिन्न किसे कहा जाता है। कुछ बच्चे यहां सोच लेते हैं कि 4/3 जैसे 8/6 के बराबर है, इसलिए ये समान भिन्न होंगे। क्लियर है, इसलिए इनको हम लोग एक लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। नहीं, इनका एक अपना नाम है। 4 नंबर पर आपने देखा इक्विवेलेंट या फिर तुल्य भिन्न होती हैं, जो असल में देखा जाए एक ही होती हैं, बस कुछ नंबर का मल्टीप्लाई करके आप यहां से रिजल्ट बनाते रहते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं भाई, लाइक फ्रैक्शन ये होते हैं जैसे 3/17, 4/17, 5/17, 11/17। क्या कंक्लूजन निकाला भाई, कंक्लूजन ये निकाला, इनका डिनोमिनेटर जो है वो हर केस में क्या होगा, इक्वल होगा। इनका जो हर है वो हर केस में इक्वल होगा, इसलिए इनको लाइक फ्रैक्शन या फिर समान भिन्न कहा जाता है। आपस में इनका क्या रिलेशन है, तो आप कह सकते हैं ये आपकी लाइक फ्रैक्शन है। 6ठे नंबर पर क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन।
तो सीधी सी बात है भाई, जो लाइक फ्रैक्शन आपके नहीं है वो सीधे सीधे आपके क्या हो गए, अनलाइक फ्रैक्शन लिखा जा सकता है। तो ये तो स्टोरी हो गई आपकी इन सारी की सारी चीजों की, कुछ टर्म्स हैं। देखो एग्जामिनर, मुझे लगता नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि इनमें से सवाल नहीं बनाए गए हैं, बनाए गए हैं, लेकिन आजकल का जो सिनेरियो चलता है उसमें आपसे वो पूछता नहीं है, ठीक है। लेकिन एक टीचर का ये दायित्व रहता है कि कल को आपको छठी क्लास का कोई बच्चा आकर के पूछ ले, कोई डाउट ही पूछ ले कि भाई साहब आप तो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे। छठी क्लास का 7वां चैप्टर है ये। अगर कोई मुझसे कहे कि छठी क्लास का पेपर, छठी क्लास की मैथ से पेपर बनाओ, पूरी मैथ्स में से भी 6 क्लास की पूरी मैथ से भी पेपर ऐसा बनाया जा सकता है कि बहुत सारे बच्चों के होश उड़ जाए। रीजन क्या है, बहुत छोटी छोटी बातें रहती हैं। तो मेरा पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं है कि जस्ट आप एग्जाम क्रैक करें, नहीं, मेरा उद्देश्य ये है आप चीजों को थोड़ा सा पढ़े लिखे आदमी की तरह पढ़े। कुछ नहीं बिगड़ जाएगा कि अगर मैं आपको 10 मिनट पढ़ा दूंगा, लेकिन आपके आसपास जो इन्वायरमेंट है, कल को एक छठी क्लास का बच्चा आपसे आकर के सवाल पूछता है कि भैया फ्रैक्शन बताओ, आपका कोई जवाब नहीं है, सवाल थोड़ा ना बता पाओगे उसे। और इसमें क्या बुराई है भाई, आपने 2 बातें एक्स्ट्रा जान ली, कम से कम पता तो चला कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मेरा हर चैप्टर को पढ़ाने का उद्देश्य ये रहता है कि ये जो ज्ञान है ये लॉन्ग टर्म होता है, ये कहीं ना कहीं काम आता है। कुछ लोग इसको ट्रिक के चक्कर में पढ़ते हैं, ट्रिक से सोल्व नहीं होंगे। आगे मैंने शुरुआत में भी सवाल दिखाया था, आगे भी मैं आपको सवाल दिखा दूंगा कि जो ट्रिक वाली दुनिया होती है वो कितनी अलग होती है और आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी कितनी अलग है। अब देखना जरा, सवाल बनते हैं कंपैरिजन से, तुलना करवाई जाती है फ्रैक्शन की कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बड़े क्रम में छोटे क्रम में। अब आपने देखा होगा कि जो लाइक फ्रैक्शन होते हैं, लाइक फ्रैक्शन कौन से भाई, जैसे आपने लिखा 3/11, 4/11, 5/11, जिनका डिनोमिनेटर जो है वो क्या निकल के आता है, इक्वल, ठीक है। इसमें से कोई आपसे कह दे कि बड़ा बताओ या छोटा बताओ, ये तो छठी क्लास वाले पूछेंगे, 6 क्लास की जो एग्जाम होगी उसमें पेपर आएगा, उसमें पूछा जाएगा, आपसे थोड़ा ना पूछेगा कौन सा बड़ा है। आप कहोगे 11 का भाग तो सब में ही जा रहा है, तो इसका मतलब ऊपर जो संख्या बड़ी होगी उसका रिजल्ट बड़ा आएगा, ऊपर जो संख्या छोटी होगी उसका रिजल्ट छोटा आएगा। इसका मतलब ये पैटर्न इतना आसान है कि आप बच्चा इसे देखते ही हिट मार देता है। तो इस वजह से लाइक फ्रैक्शन जो हमारा है उस पर बेस सवाल नहीं पूछे जाएंगे। पूछे किससे जाएंगे भाई, सेकंड नंबर की जो कैटेगरी है, फर्स्ट वाले से एग्जाम में सवाल नहीं आते, सवाल आते हैं अनलाइक फ्रैक्शन से। क्या होते हैं, जो लाइक नहीं है, इसका मतलब वो सारे के सारे आपके अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। चलो भाई अब देखना जरा, यहां से कुछ छोटे छोटे सवाल मैंने क्रिएट कर रखे हैं, हालांकि मैंने लाइक फ्रैक्शन को भी कवर किया है। जैसे सवाल नंबर आपको दिख रहा होगा 291 और 292, ये किस पर बेस्ड है भाई, लाइक फ्रैक्शन पर, समान भिन्न पर। इसने क्या कहा, लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है। सबसे नकली सवाल ये हो सकता है इसके अंदर। अब एक बात बताओ, नीचे सब में ही 37 का डिवीजन किया जा रहा है। ऊपर संख्या एक बार 11 है, एक बार 13 है, एक बार 15 है, एक बार 17 है। आपको भी पता है 11 में जैसे आप 37 का भाग देंगे और 17 में 37 का भाग देंगे, बड़ा रिजल्ट कब आएगा, बड़े नंबर में भाग दोगे तो बड़ा रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब 291 का तो सीधे सीधे रिजल्ट हो गया सबसे बड़ा नंबर 17/37। नकली सवाल हो गया, इसीलिए लाइक फ्रैक्शन पर सवाल नहीं बनते। जैसे अगले में क्या पूछा, फाइंड दी स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसे फाइंड करना है। सब में 53 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये सारे के सारे क्या आपके लाइक फ्रैक्शन है, समान भिन्न है। अब इसके अंदर आप ऑब्जर्व करना सबसे छोटा, तो एक बात बताओ, छोटी संख्या में अगर आप भाग दोगे तो रिजल्ट छोटा आएगा, बड़ी संख्या में भाग दोगे रिजल्ट बड़ा आएगा। देखो किसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, तो आपने देखा 17, तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 17/53। क्लियर है। 293 इन्हीं को आरोही और अवरोही क्रम के अंदर आप अरेंज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इससे नकली कोई सवाल नहीं बनता, इसलिए लाइक फ्रैक्शन को एग्जाम में फोकस नहीं किया जाता। फोकस किया जाता हमेशा अनलाइक फ्रैक्शन को, असमान जो आपके भिन्न होते हैं। एग्जाम में 4 टाइप से मेनली सवाल पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा नंबर पूछ लेगा, सबसे छोटा नंबर पूछ लेगा, असेंडिंग ऑर्डर या फिर आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम।
थोड़ा सा हिंदी पर फोकस रखना। कुछ बच्चे आरोही और अवरोही के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे पर्वतारोहण होता है तो इसका मतलब पर्वतों पर चढ़ाई करना, आरोहण करना। तो आरोही का मतलब क्या हो गया? बढ़ना, ऊपर की तरफ जाना। डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर अवरोही क्रम। तो एक बात को आप हिंदी में ध्यान रख लेंगे, दूसरी बात ऑटोमेटिक आपकी ध्यान हो जाएगी। चलिए भाई, यहां पर बात करते हैं अपने सवालों की। सवाल नंबर 294 से असल में देखा जाए तो चैप्टर अपना यहां से स्टार्ट होता है। देखना, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एक आपकी ये कैटेगरी होती है, ठीक है भाई, इसके स्टार लगा लेना जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उस बात को, ठीक है। क्या दिया भाई इसने? 5/7, फिर अगला नंबर आपको दिया 9/11, फिर उससे अगला नंबर दिया आपको 13/15 और 17/19। अब ऑब्जर्व करना, इनके बीच का अंतर कितने का? 2। अंतर कितने का? 2। अंतर कितने का? 2। अंतर कितने का? 2। ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो बड़े नकली सवाल हैं। तो देखो, ज्ञानी ऐसे नहीं बनाया जा सकता, एक एक बात को पेशेंस से सुनना ही पड़ेगा। हो सकता है कोई बच्चा पहली बार इन सारी चीजों को देख रहा हो, वो कैसे करेगा भाई? ठीक है, तो अपनी तरफ से आप ज्ञानी ना बने, पेशेंस बना करके रखें। तो एक कैटेगरी आपकी ये होती है, सीजीएल 2017 मेंस के सवाल करवाऊंगा, उसके अंदर भी यही बात आपको मिलेगी कि छोटी सी बात से भी सवाल पूछा जा सकता है। अब यहां पर आप ऑब्जर्व करना, हर जगह आपके पास डिफरेंस सेम है। जब भी कभी आपके पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम होता है, इन सवालों को आप एकदम देखते ही हिट कर सकते हैं कि सवाल देखा तुरंत हिट कर दिया। अब इसके लिए 2 तरीके हैं, ठीक है। दूसरा तरीका जो है आपका, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा अगले सवाल के अंदर। रीजन क्या है, कुछ संभावनाएं होती हैं, उसके हिसाब से ही सवालों में चला जाता है। एक आपकी होती है कंपैरिजन सीरीज। एक मिनट, गलत लिख दी स्पेलिंग। एक आपकी होती है कंपैरिजन की सीरीज। कैसी भाई? एक बात बताओ, जिस पैटर्न की ये सीरीज चल रही है उसी पैटर्न की आप एक सीरीज बनाओ। जैसे एक नंबर है और उससे 2 बड़ा ये नंबर है, इससे 2 बड़ा क्या होगा? 3, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिख लेता हूं? 2 लिख देता हूं। इससे 2 बड़ा नंबर क्या होगा? 4। फिर मैं ऊपर 3 लिख देता हूं, 4 लिख देता हूं, 5 लिख देता हूं। नीचे के जो नंबर बनेंगे वो क्या होंगे? 5, ये आपका 6, ये आपका 7। इस सीरीज को आप आगे बढ़ाते जाओ, 1 2 3 4 5। ध्यान से समझना ये बात, ये समझ में आएगी तभी आप इस सवाल को सीधे सीधे हिट मार सकते हैं। आपने एक सीरीज बनाई, कंपैरिजन की सीरीज है। ऊपर एक नंबर है, नीचे वाला जस्ट उससे 2 बड़ा, ठीक है। आपने 1 2 3 4 5 लिखा, नीचे वाले 2 2 बढ़ा करके लिख रहे हो। 5/7 आ गया। फिर आएगा 6 7 8, 9 आएगा, 9 के अपोन में 11 है। और आगे बढ़ोगे 13 आएगा, कहीं पर अपोन में 15 होगा। और आगे बढ़ोगे 17 आएगा, अपोन में उसके 19 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सीरीज हमने क्रिएट की इस सीक्वेंस में, और ये हमारे सवाल पूछे गए थे 4 नंबर, ठीक है। आपसे पूछा गया था कि इनके अंदर सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। एक बात बताओ, 1/3 को जब आप सोल्व करते हैं तो कितना आता है भाई? 0.33 लिख सकते हो ना। 2/4 1/2 हो गया, इसको क्या लिख सकते हो? 0.50। 3/5 आप लिखोगे, 30 में भाग दिया 6 बार और एक आपने लगा दिया 0। इसको क्या लिख सकते हो आप? 2/3। 2/3 क्या होता है भाई? 0.66। क्या कंक्लूजन निकाला आपने? आपने ये कंक्लूजन निकाला कि जब भी कभी आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से जब भी कभी आप राइट की तरफ मूव करते हैं, आपके नंबर्स में इंक्रीज देखने को मिलता है। 0.33 है, इससे बड़ा 0.50, 0.66, 0.60, फिर 0.66। तो एक बात तो यहां पर ही क्लियर हो गई कि जैसे जैसे राइट में जाएंगे, सबसे जो सीरीज के 4 सवाल दे रखे हैं उसके हिसाब से सबसे आखिर में जो नंबर मिलेगा वही हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा। क्लियर? हिट कैसे मारोगे फिर? एक बात बताओ, ये सीरीज जब भी स्टार्ट होगी बनानी छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। ऊपर क्या लिखते जाओगे? ऊपर वाला पार्ट बढ़ाते जाओगे। ऊपर का पार्ट क्या? आपका न्यूमरेटर। तो यहां से क्या मैं एक स्टेटमेंट नहीं लिख सकता?
कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है आपका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए भाई? सेम होना चाहिए। बात नंबर 1, अंतर हर संख्या का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। डिफरेंस अगर सेम है तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट नंबर क्या होगा भाई? जिसका न्यूमरेटर लार्जेस्ट है। जिसका, स्टेटमेंट ऐसे लिख लेना, जिसका, एक एक बात खोल खोल करके मैं समझा दूंगा कि आपको मास्टर भी बनना होगा तो भी आप अच्छे अच्छे मास्टरों को पढ़ा देंगे कि ये लॉजिक क्या है असल में। कंक्लूजन क्या निकला भाई? देखना जरा, हमने एक कंक्लूजन ये निकाला, जब भी कभी डिफरेंस सेम दिया जाता है हमेशा आपके सामने सवाल कैसे होंगे? जिनके अंदर असल में देखा जाए ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी, इस टाइप के सवाल आते हैं। लेकिन ये जो पैटर्न हम लोग लिख रहे हैं ये हमेशा ही हर पैटर्न पर हर एक बात, हर एक जो डाउट आपके मन में आ सकता है उसको मैं क्लियर करके छोड़ दूंगा। देखना, जैसी ये सीरीज थी वैसी की वैसी हमने यहां पर एक सीरीज बनाई। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, कहने का मतलब जैसे जैसे हम लोग न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे रिजल्ट बढ़ते जाएंगे। आपने देखा अंतर सबका सेम चल रहा है, 5 का 7 के साथ, 9 का 11 के साथ, 13 का 15 के साथ, 17 का 19 के साथ। क्या पूछा? लार्जेस्ट नंबर 17, न्यूमरेटर जिसमें बड़ा था, हिट मारा, ऑप्शन आपका डी हो गया। ठीक है। अब किसी बच्चे के मन में सबसे कॉमन सवाल ये आ सकता है कि गुरुजी यहां तो कोई समस्या नहीं है, 2-2 का अंतर है। मान लो अंतर आपको दे देता 31 का, आपको अंतर दे देता जैसे 5 बटा में क्या दे देता 36, 9 बटा में आपके सामने दे देता 39, 13 बटा के अंदर इसके अंदर फिर 31 जोड़ोगे 44। उस केस में कैसे सोल्व करेंगे? क्या वहां पर भी 1 बटा 31 बनाएंगे, 2 बटा 32 बनाएंगे, 3 बटा 33 बनाएंगे? ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। आपने असल में देखा तो असल में आप पैटर्न क्या फॉलो कर रहे हैं? असल में आपको एक ऐसी सीरीज बनानी है जिसके अंदर ये जो डिफरेंस जो है ये फिक्स मेंटेन है। सवाल में क्या कह रखा है? न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो आपका मन करे 2 के डिफरेंस की सीरीज है, आपका मन करे 2 के डिफरेंस से बनाओ, आपका मन करे 5 के डिफरेंस से बनाओ, आपका मन करे 500 के डिफरेंस का क्वेश्चन हो, आप एक सिंपल सी सीरीज तैयार कर दो। 1 2 2 3 3 4 4 5। मेरे हिसाब से सिर्फ 2 नंबर ध्यान रखने मात्र से आपका काम हो जाएगा। कैसे? एक तो देखो हमें डिफरेंस फिक्स रखना था, बिल्कुल ये डिफरेंस चाहे 1000 का हो, 5000 का हो, 500 का हो, 37 का हो, 38 का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर सीरीज ऐसे ही बिहेव करेगी, ऐसे ही बिहेव करेगी। इसका रिजल्ट कितना आया? 0.50, इसका 0.66, इसका 0.75, इसका 0.80। देखना जरा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, नंबर बढ़ते जा रहे हैं। इसमें 2 के डिफरेंस से सीरीज हमने बनाई तो भी क्या हुआ? यही रिजल्ट आया। आप 3 के डिफरेंस से बना लो भाई, 1/4, 2/5, आगे लिखने की जरूरत है। क्या आ गया? 0.25। इसमें आप डिवीजन करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.40। पता चल रहा होगा कि लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो आपका नंबर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कितने का भी वो आपसे गैप दे दे, आप सिर्फ एक छोटी सी बात ध्यान रख लेना कि सर ने ये बताया था कि एक कंपैरिजन की सीरीज चाहिए बस, जिसमें गैप सेम मेंटेन हो। 1/2, 2/3, 1/2 0.50, 2/3 0.66। तुरंत माइंड में बात क्लिक हो गई। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपका रिजल्ट बढ़ेगा। तो इसका मतलब ऑल ओवर मामला आपको खत्म करना है तो आप 1/2 और 2/3 ध्यान रख लें। इतने में ही भविष्य में अगर आप इस बात को भूल भी जाते हैं कि सर ने बताया तो था, सीरीज भी बनानी थी, फिक्स डिफरेंस की भी थी, लेकिन पता नहीं चल रहा है, राइट में जाते हैं तो बढ़ता है या घटता है, कोई बात नहीं भाई, 1/2 2/3 कर लो। 1/2 0.50 होता है, 2/3 0.66 होता है। ये 50% और ये 66.66%। लेफ्ट से राइट में जाते हो बढ़ता है। कंक्लूजन ये है कि जिसका न्यूमरेटर लार्जेस्ट है उसका रिजल्ट बड़ा होगा। ठीक है। एक डाउट किसी बच्चे के मन में आया होता, क्या कोई बच्चा कह देता कि सर डिफरेंस 37 का हो सकता था, तो मैंने आपको कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिफरेंस आपका कितने का भी हो, रिजल्ट आपका एज इट इज मेंटेन रहेगा। ठीक है।
किसी बच्चे के मन में यह भी डाउट हो सकता था कि सर भविष्य में इसी सवाल को ऐसे पूछ लेता, हालांकि पूछता नहीं है। फ्रैक्शन आपको प्रॉपर फॉर्म की फ्रैक्शन दी जाती है जिसके अंदर न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको यह बात एक्सप्लेन कर देता हूं। देखना 7/5, अगली संख्या 11/में आपके सामने 9 रख दी होती, उससे अगली संख्या आपके सामने 15/13 रख दी होती, फिर 19/17 रख दी होती, लिखा जा सकता था। अपनी जो सीरीज चल रही है वो कैसी बनेगी, 2/3, 1 2, फिर आगे क्या करोगे 2 3, फिर यहां पर 3 4, फिर आगे कितना 4 और 5, इसी फॉर्म में चल रही थी अपनी सीरीज। इसका रिजल्ट क्या है भाई 2, इसका कितना है 1.5, इसका रिजल्ट कितना है, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी हम लोगों ने, 1 मिनट। ये अपना रिजल्ट हो गया 2 और ये अपना रिजल्ट क्या हो गया 3/2, 1/5 हो गया। इस वाले रिजल्ट की बात करें तो ये कितना हो गया 1.33, इसकी बात करें तो ये 1.20। ठीक है, अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा। देखो इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन पर। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर आपका बड़ा। ठीक है, आपके मन में एक डाउट और भी आ सकता है कि सर अगर न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, पहली बात एग्जाम में नहीं आएगा, मान लो आ भी जाए तो यहां से आपने फिर सीरीज बनाई कि ये छोटा इससे बड़ा, छोटा इससे बड़ा, छोटा इससे बड़ा, छोटा इससे बड़ा, इसका रिजल्ट 2 आया, 1.5 आया, इतना सा आप ध्यान रख सकते हैं। यहां पर जैसा ये हो रहा था इसका जस्ट क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। जब भी कभी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा तो जो बात आपने, वो बात ध्यान रखो जो एग्जाम में काम आएगी। अगर ऐसा आता है तो उसका क्या कर दो, रिवर्स। एक तरीका और भी सिखाऊंगा कि सब कुछ भूल गए तो क्या करना है, सब कुछ भूल गए, एलसीएम मेथड भूल गए और कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए तो क्या करना है, वो मेथड भी देखेंगे। तो इसका मतलब यहां पर जस्ट रिवर्स होगा, इंटरचेंज होकर के मेरे हिसाब से नंबर नहीं आते। लेकिन यहां कोई कहता कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या है, इनमें न्यूमरेटर बड़ा, रिजल्ट बड़ा, इनमें न्यूमरेटर छोटा, उसका रिजल्ट बड़ा, तो इस हिसाब से आप टिक कर सकते हैं। तो नोट्स में इस बात को उतार जरूर देना। चलो भाई अगला सवाल अपना 294 हो गया ना, 295। एक छोटी सी बात मुझे और बतानी है, उसके बाद अपना ये वाला सेक्शन थ्योरी वाला जितना भी है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो मैं वो एक जो ट्रेडिशनल तरीका होता है रटाना, ये करना वो करना, क्योंकि मुझे तो लगता है कि अगर रटाया जा रहा है इसका मतलब ये लानत वाली सी बात हो गई। फिर आप में और स्टूडेंट में डिफरेंस क्या रह गया, किसी किताब को उठाओ उसमें ये ट्रिक है, ये फॉर्मूला है, ये ट्रिक है, ये फॉर्मूला, आप समझा ही नहीं पाए उस चीज को तो फिर कैसे मास्टर हो गए भाई। चलो एक बात आपने सीखी, चलो इसके बेसिस पर आप मुझे सवाल करके बताओ। सबसे बड़ी संख्या 35 41 अंतर 6 का, 55 61 6 का, 65 71 6 का, 85 91 6 का। आपको क्या सिखाया था, एक सीरीज के साथ कंपैरिजन करना है। सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। 1 लिखा, नीचे वाला नंबर जस्ट बड़ा है, 2 लिखा, नीचे वाला नंबर बड़ा रख दो, इसकी वैल्यू 0.50, इसकी वैल्यू 0.66। क्या भाई जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसका रिजल्ट बड़ा होगा, ये ध्यान रख सकते हो। एक टाइम के बाद ये बात वैसे भी रट जाएगी। सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा ऑप्शन आपका डी लिखा जा सकता है। अगले सवाल की बात कर लेते हैं 296। देखना सबसे छोटी संख्या जिसका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट होगा, दी स्मॉलेस्ट, यही तो हमने कंक्लूजन निकाला था। अंतर यहां पर भी देखना 137 और 167 का 30 है, 143 73 का 30 है, 245 275 का 30 है, 271 301 का 30 है। जो गैप दे रखा है वो हमेशा इक्वल होगा तभी ये पैटर्न काम करेगा। बात को अंडरस्टैंड करना, क्लियर। इसका मतलब सबसे छोटी नंबर आपसे चाहिए, गैप आपने देखा सबका मेंटेन है। अजीबोगरीब नंबर दे रखे होते हमेशा ध्यान रखना, गैप उनका हमेशा ही वो मेंटेन करके देता है। ठीक है भाई, सबसे छोटी संख्या जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा, ऑप्शन ए आपका क्या हो गया यहां से करेक्ट रिजल्ट। चलिए भाई अगले सवाल में देख लेते हैं 297। 1111 1121 10 जोड़ रखा है, 3333 में 3343 10 जोड़ा, 55 65 10 जोड़ा, 77 87 10 जोड़ा, गैप सब में मेंटेन है कितने का 10 का।
अब आपको क्या बताना है, सबसे छोटी संख्या जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वही संख्या सबसे छोटी। ऑप्शन ए आपका रिजल्ट हो गया। सबसे बड़ी जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी, तो अगर वो पूछता तो ऑप्शन डी हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको एक बात तो अंडरस्टैंडिंग में आ गई होगी कि यहां पर जितने भी सवाल होते हैं जहां पर आपको गैप मेंटेन करके दिया जाता है वो सवाल हर बच्चा हिट मार सकता है। प्रॉपर फ्रैक्शन पर ये सवाल बनाए जाते हैं। इम्प्रॉपर के सवाल रेयर से रेयर चांस होगा तभी बनाए जाएंगे, उसका भी तरीका मैंने आपको बता दिया था। चलो भाई 298 पर देखना, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 11 और 13 है, ठीक है। 17 और आपका क्या है 21 है, 19 और 23 है, 15 और 17 है। अब एक बात आपने ऑब्जर्व की होगी, 11 और 13 अंतर कितने का भाई, 2 का। फिर आपने देखा 17 और जो 21 है अंतर कितने का भाई, 4 का। 19 और 23 है, 19 और 23 है अंतर कितने का, 4 का। फिर देखना 15 और 17 है अंतर कितने का, 2 का, ठीक है। अब देखो एक तो मैं वो बात आपकी क्लियर करना चाहता हूं कि आपको रटाया जाता है कि अंतर का एलसीएम ले लो। अंतर का एलसीएम ले लिया भाई, 4 आ गया। कितनी बार कटा, 2 बार। इसको 2 से गुणा करके लिख दो, 4 का भाग चला गया, 17 पड़ा रहने दो, 19 पड़ा रहने दो, फिर 2 बार भाग चला गया, उसको 30 लिख दो। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार ये क्या बवाल है। क्लियर है, ये कॉमन सी मैंने समस्या देखी है। कह सभी देते हैं कि एलसीएम लो और इससे इसको काट दो, ऊपर नंबर लिख दो, जो बड़ा आएगा वो रिजल्ट होगा। क्यों किया भाई, सिंपल सी बात है, हमें किस पर काम करना आता है, हमें जो डिफरेंस होता है वो अगर इक्वल दे रखा हो तभी हम सवालों को सोल्व कर पाते हैं। देखते हैं कि न्यूमरेटर बड़ा रिजल्ट बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा रिजल्ट बड़ा, न्यूमरेटर आपका छोटा तो रिजल्ट भी आपका छोटा। तो इसका मतलब यहां पर ऑब्जर्व करना जरा, गैप 2 का, 4 का, 4 का, 4 का, 2, 4, 4 का एलसीएम क्या होता है भाई, 4 होता है। तो इसका मतलब आप ऊपर और नीचे गैप क्या मेंटेन कर लें, 4 मेंटेन कर लें। 2 का है ये गैप, अगर मैं इसे 2 से गुणा कर दूं तो ऊपर 22 और नीचे, ऐसे थोड़ा ना है कि नीचे गुणा नहीं करेंगे ऊपर ही कर देंगे, तो ये संख्या क्या बन गई, 22 और 26। यहां गैप 4 मेंटेन है, 17 और 21 हो गया। यहां गैप मेंटेन 4 है तो 19, 23। यहां गैप 2 का ही मेंटेन है तो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो, 30 और 34। अब यहां से बात को अंडरस्टैंड करना, गैप क्या हो गया भाई, फिक्स हो गया। कितने पर, 4 पर। 22, 26, 17, 21, 19, 23, 30, 34। अब कहां पर आ गए हम लोग, अब हम लोग आ गए वहां पर जहां से हमने सीरीज को अंडरस्टैंड किया था, न्यूमरेटर बड़ा रिजल्ट बड़ा। तो इसका मतलब ये आपका लार्जेस्ट नंबर होगा, सबसे बड़ी संख्या होगी। रीजन समझ में आया, सीधे हवा में बात नहीं करनी होती है कि एलसीएम लिया जाएगा, 4 ले लिया, 2 बार कटा, 22 लिख दिया, 17 लिख दिया, 19 लिख दिया, 30 लिख दिया। अरे भाई कोई समस्या नहीं है, उसको लिख दो। आपको पता तो होना चाहिए, आपको पता होगा तो भविष्य में ये बात आप भूल भी जाएंगे तो भी आप ये कह सकते हैं कि सर ने ऐसा बताया था कि इसको क्यों किया जाता है। गैप 2 का है, 4 का बनाना है, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो, ये 22 और 26 कट करके वापस यही आ जाएगा। लेकिन हमारी जो शर्त थी कि डिफरेंस को सेम मेंटेन करना है वो मेंटेन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये जो एलसीएम लिया जाता है इसका क्या रोल है। अब सवाल नंबर 299 पर आ जाते हैं कि ऐसे जो सवाल होते हैं इनसे सभी अपना पीछा भी छुड़वा लेते हैं कि चलो छोड़ो, ये वाले सवाल नहीं करते हैं, ये करवाते ही नहीं है, बच्चे को हवाई मत लगने दो, इस टाइप का कोई सवाल क्रिएट हो जाता है। चलो देखते हैं इसका भी समाधान, खुद से ट्राई कर सकते हो तो करके देखो। मैं नंबर लिख लेता हूं तब तक। 17/22 गैप 5, 14/17 गैप 3 और 25/27 गैप 2 का। देखो ये सवाल दे रखा है। अब यहां से आप बात को ऑब्जर्व करना, बात को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 7 का, 5 का, 3 का, 2 का,
3 और 2 का लघुत्तम 6, 5 के साथ और लोगे तो ये लघुत्तम 30 और 7 के साथ और ले लोगे तो एलसीएम आ गया 210। अब क्या करें, क्या करें, वही तरीका अपनाओ। 7 का भाग दिया, बचा हुआ जो जितना भी है 5 दिए 15 दूनी 30 से गुणा कर दो। इसको 30 से करोगे, 5 का भाग दोगे 7 गुणा 6 42 से गुणा करो। 3 का भाग चला गया, 5 गुणा 10 70 से गुणा कर दो। 2 का चला गया, 5 दिए 15 7 105 से गुणा कर दो। कर दोगे, हो जाएगा सोल्व तुरंत? नहीं होगा। अब थोड़ा सा बात करना कॉमन सेंस की। कॉमन सेंस के साथ बार बार मैं कहता हूं, समस्या यह है कि ये इतना कॉमन नहीं है। नाम इसका जरूर कॉमन सेंस रख दिया, लेकिन कॉमन नहीं है। सिंपल सा एक तरीका तो ये हो सकता है, भाई कुछ भी नहीं पता चला आपको, अगर ये पता चल जाए कि आप गैप तुरंत मेंटेन कर देंगे, कोई समस्या नहीं है, तुरंत का तुरंत एलसीएम लो, छोटी सी कैलकुलेशन बनेगी, गैप मेंटेन कर दिया। आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है तो एक बात बताओ, 11/18 दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन ए है 11/18। ये करोगे, काटोगे, गुणा करोगे, लिखोगे, उसके बाद रिजल्ट लिखोगे। एक बात बताना, 11 में 18 का भाग दिया, 11 में नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा दिया। 110 में भाग दोगे, 18 गुणा 6 90, सॉरी 18 5 90, 18 गुणा 6 108। कितना बच गया आपके पास? 2 1 0। 18 में भाग कितनी बार गया? एक बार, 0.61 लिख सकते हो। बी ऑप्शन की मैं बात कर लेता हूं। कॉमन सेंस की बात चल रही है कि किसी बच्चे को कुछ नहीं पता क्या एलसीएम होता है, क्या सीरीज होती है। अरे ये सोल्व तो करना आता होगा। 17 22 का भाग देना है, पॉइंट लगा दिया, 170 बन गया। 22 का भाग कितनी बार जाएगा भाई? जैसे 7 बार करोगे, 8 बार जैसे भाग करोगे तो कितना चला जाएगा? 168। 8 बार भाग किया, 8 गुणा 2, नहीं, ऊपर चला गया ना, ये आपका ऊपर चला गया। 7 बार आपने भाग दिया, 7 बार भाग दोगे तो 7 गुणा 20 140, 7 गुणा 2 154, 16 बच गया। 160 में फिर भाग दोगे, कितना आ जाएगा? 7 बार। लिखा जा सकता है। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। 140 में पॉइंट लगा दिया मैंने, 140 में 17 का आपको भाग देना है। 17 5 85, 17 गुणा 6 102, 17 गुणा 7 119, 17 गुणा 8 136, 0.8 कुछ आ गया, 4/2 बार भाग चला गया। ऑप्शन डी की बात करें, 25/27, 27 का भाग 250 में दोगे, पॉइंट लगा दिया। 27 का भाग 250 में दोगे, 10 बार भाग जाता तो 270 होता, इसका मतलब 9 बार तो चला जाएगा। 9 के आगे कुछ संख्या हो रहेगी। क्या पूछा? सबसे बड़ी संख्या। ये लो, हो गई। इस बवाल से तो बेहतर है। अब इसका भी एक सब्स्टिट्यूट होता है। मेरी तरह कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको बड़ी टेबल नहीं याद रहती, बड़े पहाड़े नहीं रहते याद, तो छोटा करने का क्या तरीका होगा भाई? छोटा करने का तरीका देखो, अंडरस्टैंडिंग चेंज कर लो बस। एक मेथड तो मैंने आपको ये बता दिया, कुछ भी नहीं पता है भाग देकर के सोल्व कर लो। क्यों तनाव में पड़ रहे हो? क्या एलसीएम है क्या नहीं है? देखो, एक तरीका यह भी हो सकता था बताने का कि आपके पास 11/18, ठीक है, मुझे नहीं आती 18 की टेबल, 22 की भी नहीं, कुछ तो आनी पड़ेगी, 20 तक तो टेबल आए कम से कम। कोई बात नहीं, आप ऐसा लिख लो 1/18/11, ये तो लिख ही सकते हो, लिख सकते हो ना। ये 11 नीचे चला गया, ऊपर 1 मेंटेन रहा। अब जैसे मैं ऑप्शन ए को एग्जाम के हिसाब से सोल्व करता, 18 में 11 का भाग एक बार, पॉइंट लगा दिया, कितना बचा मेरे पास? 7, फिर कर दिया मैंने 1.6 आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैंने बी को, आगे मैंने नहीं सोल्व किया, उसको छोड़ दिया। 1/22/17, 22 में 17 का भाग कितनी बार चला गया भाई? एक बार चला गया आपका। कितना बचा? 5 बचा। 50 में भाग दोगे तो लगभग 3 बार चला गया, लगभग 3 बार। वैसे तो 1.29 का आएगा, लगभग 3 बार। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। 1/17/14, एक बार भाग चला गया, कितना बचा आपके पास? 3 बचा। 30 में दोगे भाग 2 बार। डी की बात कर लेते हैं। 1/25 नीचे आ गया, 27 में एक बार भाग चला गया, फिर आपके पास कितना बचा? 2। 2 के अंदर आप फिर से भाग देना स्टार्ट करेंगे, नहीं जा रहा है, 200 में जाएगा 8 बार, ठीक है। इनके आगे एक एक जीरो रिप्लेस कर दो, जिससे कि कंपैरिजन में कोई समस्या ना आए, ठीक। 1 में भाग देना है, यहां 1.60 का, 1.20 का, 1.30 का, 1.08 का। रिजल्ट बड़ा कब आएगा? जब छोटी से छोटी संख्या का भाग दोगे। अरे भाई छोटी से छोटी संख्या है ना ये,
तो क्या सिखाया मैंने आपको, एक तो ये तरीका कि सीधे भाग दे दो। सीधे भाग कब दोगे, जब आपको टेबल पता है। टेबल नहीं पता है तो कोई बात नहीं, एक हल्का सा जुगाड़ ये लगाओ, रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दो। तो इसका मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, 4 ऑप्शन लिखे हैं और आपको ना तो एलसीएम मेथड पता है, ना ही आपको क्रॉस मेथड पता है, ना ही आपको कोई और बवाल पता है। सीधे सीधे आप सवाल को हिट कर सकते हैं कॉमन सेंस से। और मेरा ये मानना है कॉमन सेंस अगर आप और सीख लेते हैं तो कितने भी टिपिकल सवाल हो आप बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये बात कोई पढ़ाता नहीं है, ना किसी बुक में देखी मैंने। सब पता नहीं क्यों एलसीएम ले लो, इसका गुणा कर दो, इनका 2-2 ले लो, क्रॉस मेथड कर दो, करके देख लो भाई, इनकी कैलकुलेशन इतनी आसान है। तो सेशन अगर सही लग रहा है तो कम से कम लाइक जरूर कर दें कि आपका टीचर आपको उतने ही बेहतर ढंग से पढ़ाता रहे। देखो चीजों को एकदम गहराई से उठाता हूं, रीजन ये है कि पढ़े लिखों को पढ़ा रहे हैं। जो पढ़े लिखे नहीं होते उनको पढ़ाते तो हो सकता है कहते कि ये ट्रिक होती है, ऐसा दिखे ऐसा कर देना, ऐसा दिखे ऐसा कर देना, तो एक लाइक तो बनता है। प्लस में कमेंट जरूर किया करें आप हमेशा ही, क्योंकि ये एक तरीके से आप मान सकते हो टीचर के लिए अप्रिसिएशन ही होता है। चलो भाई, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 7 और 5 कितना भाई आपके पास 12, 11 और 19 के बीच का गैप कितना 8 का, 14 और 17 के बीच गैप कितने का 3 का, 17 और 21 के बीच गैप कितने का 4 का। क्या पता चला, पता ये चला एलसीएम के चक्कर में पड़ेंगे बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो छोड़ो। अब पहला ऑप्शन तो ये आ गया ए। एक तरीका ये, क्या 7 में 12 का भाग दे सकते हो, आप कहेंगे गुरुजी ठीक है टेबल आती है। 11 में 19 का दे सकते हो, आप कह देंगे सर 19 की टेबल नहीं आती। कोई नहीं, इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करने का तरीका 7/12, 1/12/7, ये कर दो। तो देखो एग्जाम में इस सवाल को कैसे डील करते, देखना 1 में 7 का भाग दे रहे, नीचे आ गया 12 में 1 बार चला गया, आपके पास कितना बचा, आपके पास बचा 5। कितनी बार भाई 7 बार चला गया, 49, 7 5 12 49, 1 बचा, फिर भाग 1 बार चला गया। ऑप्शन बी की तरफ आते हैं। 1/19 में 11 का भाग 1 बार, कितना बचा 8, 80 हो गया, 80 में भाग कितनी बार 77, 3 बार, फिर आपका 2 बार। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। 1 में 17 में 14 का भाग 1 बार, फिर आपके पास कितना बचा 3, 30 में 2 बार 28, फिर आपके पास 2 बचा, 20 में 1 बार। ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। 1 में 21 में 17 का 1 बार, 4 बचा, 17 गुणा 2 34, 6 बच गया, 17 3 51 लिखा जा सकता है। सबसे छोटी संख्या देखो, ऊपर सबके एक ही नंबर है, जैसे 1 में मैं 2 का भाग दूं, 1 में 3 का भाग दूं, 1 में 4 का भाग दूं, पॉइंट 50 आता है, पॉइंट 33 आता है, पॉइंट आपका 25 आता है। ये कॉमन सेंस तो हर बच्चे में होगा ही होगा मेरे हिसाब से। तो आपने क्या देखा, सबका न्यूमरेटर सेम हो गया, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा रिजल्ट बड़ा, क्योंकि बड़ी संख्या का भाग दोगे उसका रिजल्ट छोटा आएगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका रिजल्ट छोटा आएगा। क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो किसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, 1.71, 1.72, ये लो आपका हिट हो गया। डिफरेंस के चक्कर में लिखते तो ये 4 बातें, सिर्फ 4 बातें, यहां सिर्फ 4 बातें लिखनी पड़ी। एलसीएम के थ्रू जाते तो क्या करते, पूरी की पूरी हर बात को लिखना पड़ता। एलसीएम से वैसे करोगे तो हो ही नहीं पाएगा, और होगा तो इतना टाइम किल हो जाएगा। तो कॉमन सेंस भी काम में ले सकते हैं आप। चलो सीजीएल का सवाल उठाया मैंने, सीजीएल 2017 मेंस, सीजीएल 2017 मेंस। अब सवालों का जो पूछने का तरीका था उसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहां पर कई बार कहते हैं बच्चे कि सर ये कोई लेवल का थोड़ी ना, एग्जाम में थोड़ा ना आता। देखो भाई सीजीएल के सवाल उठा रहे हैं, अगर आपको इतना आता है तो काहे इस चक्कर में पड़े हो, रेलवे के इंस्पेक्टर बनो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनो। आरोही क्रम में अरेंज करना, ऑप्शन नहीं बना रखे। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर बड़ा नंबर, पता तो चले। 3/110, 9/308, 7/225। डिफरेंस का कोई रोल आएगा इसमें? तो कुछ बच्चे जो ट्रिक के चक्कर में पड़े रहते हैं उनको इन सवालों में हवा नहीं लगती कि क्या करें। 3 में 110 का भाग दे दोगे, हो सकता है दे भी दो। 9 में 308 का नहीं दोगे, 7 में 225 का नहीं दे पाओगे। चलो आपको क्या सीखा है, कॉमन सेंस भी एक चीज है। देखो 3/110, फिर से लिख रहा हूं 3/110, 1/110/3 तो लिख सकते हो ना, लिख सकते हो।
अगले नंबर ऐसे ही अज्यूम कर सकते हो। तो करना क्या था भाई, 1/110 में 3 का भाग दिया, 3 बार चला गया 9 में 20 बचा, 6 बार चला गया, कितना बचा 20.66 आ जाएगा। बी की बात कर लेते हैं। 1/308 में 9 का डिवीजन करना जरा, 9 3 27, कितना बचा आपके पास 9 3 27। क्या किया मैंने 1/308 डिवाइड बाई 9, 9 3 27, 3 बचा, 38 में भाग दिया, 9 4 36, फिर क्या बचा आपके पास 2 पॉइंट लग गया, 20 में भाग गया 2 बार, फिर 2 बार। ऑप्शन सी की बात करें, 1 में 225, 7 3 21, 3 बार डिवीजन चला गया, आपके पास क्या बचा 1, 15 में डिवीजन 2 बार, पॉइंट लग गया, 1 बचा, फिर डिवीजन 1 बार, 3 बचा, 4 बार। आपको पता है सबके ऊपर 1 है, जितनी बड़ी संख्या से भाग दोगे उतना रिजल्ट छोटा आएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली, इसका मतलब ए का रिजल्ट सबसे छोटा होगा। उससे बड़ी संख्या, उससे छोटी संख्या ये है, इसका रिजल्ट थोड़ा बड़ा होगा। सबसे छोटी संख्या ये है, इसका रिजल्ट ये होगा। तो एक बात बताओ, अगर आप एलसीएम मेथड से इन सवालों को करने बैठ जाएंगे कब तक करेंगे? और ये इससे नकली बात हो ही नहीं सकती कि सोल्व करने का सबसे आसान सुंदर सटीक तरीका। क्लियर है? बस कोई बताने वाला होना चाहिए और आप सुन ले उसकी। सबसे बड़ी विडंबना आपके साथ यही है कि कई बार कमेंट चलते रहते हैं, स्ट्रीम को बहुत बार ऑब्जर्व कर लेता हूं कि लाइव क्लासेस तो नहीं है, प्रीमियर चलता है आपका, लाइव क्लासेस का भी प्रयास करेंगे बहुत ही जल्दी करने का। तो वहां पर बच्चे ट्रिक 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 चीखते रहते हैं, समझ से ही बाहर हो गया है। तो इसका मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। 3 बातें आप लिखते, रिजल्ट आ जाता। तीनों बातों में ये भी नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, सीधे सीधे रिजल्ट लिख सकते थे। चलिए भाई सवाल नंबर 302 की बात कर देते हैं। सवाल नंबर 302 की बात कर देते हैं। 302 में देखो, फिर इसने सीजीएल 2017 मेंस का है, पेपर उठा करके देख लेना। यही पैटर्न दिया फिर से। कैसे सोल्व करोगे भाई? सोल्व करने का तरीका आपको भी पता है, 9/1078, भाग नहीं जा सकता कभी भी। 1 में 1078 बटा में 9 ले आओ। एक बार डिवीजन चला गया 10 के अंदर 9 का चला गया, कितना बचा आपके पास 1। 17 में डिवीजन कितनी बार चला गया भाई? 1 बार, बचा कितना 8। 9 9 81, 88 में से 81 चला गया, आपके पास कितना बचा यहां पर 7। 7 में डिवीजन करोगे 9 7 63, इतना ही लिख देते हैं। अगली संख्या की बात करें, 11 को नीचे ले आओ, भाग गया 11 में 1 बार, 2 में नहीं जा रहा 0, 27 में 2 बार, 102 पॉइंट कुछ और नीचे आ जाते हैं। 1219 की बात करें, 12 नीचे आएगा, 12 में डिवीजन चला गया 1 बार, 1 में नहीं जा रहा 0, 19 में भाग कितनी बार गया 1 बार। क्या सोल्व करना आगे? नहीं करना। अवरोही क्रम में सबसे बड़ा नंबर 1 में भाग देना है। जितने बड़े नंबर का भाग दोगे रिजल्ट उतना छोटा आएगा। तो सबसे पहले तो आपको सबसे बड़ा नंबर लिखना है। 101 का भाग दिया, सबसे बड़ा रिजल्ट आएगा। संख्या नीचे बढ़ाओगे, नंबर थोड़ा छोटा आएगा। फिर और संख्या बढ़ाओगे, नंबर आपका और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो ये मैं आप में वो कॉमन सेंस है जो डेवलप करना चाहता हूं फ्रैक्शन एंड डेसिमल को लेकर। ये आप एक बार डेवलप कर लें, आपका काम दौड़ने लग जाएगा। चलिए भाई अगले सवाल की बात करते हैं। 303, ये भी सीजीएल मेंस का ही सवाल था। पूछने का उनका तरीका डिफरेंट था, ठीक है। वो लोग उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया, इनके बीच में साइन डाल दिए, फिर एक स्टेटमेंट और दे दिया। लेकिन रेलवे में ऐसे सवाल नहीं आते, वैसे सवाल सीडीएस पूछता है या सीजीएल पूछता है। सबसे छोटी संख्या देखना जरा, 149 और आपके पास कितना दे रखा है 2 का अंतर, 153, 2 का 157, फिर 2 का अंतर, सब में 2 का अंतर है। सबसे छोटी संख्या जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 149 डिवाइड बाई 151। रीजन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। सवाल नंबर 304 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 304, फिर से देखो ये भी सीजीएल से उठाया गया सवाल है। 304 क्या करोगे भाई? 3 में 71 का नहीं दे सकते, 5 में 91 का भी भाग नहीं दे सकते, 7 में 99 का भी नहीं। तो क्या कर ले, पहले वाले को 1 में देखो 3/71, 3 नीचे चला जाएगा। 71 में डिवीजन, 7 में डिवीजन 2 बार, 1 बच गया 9 बार, फिर 0.6। बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। 1 में 91 में 18 5 90, 18 पॉइंट कुछ आ गया। सी की बात करें, 1 7 का भाग 1 बार चला गया, 7 4 28 लिखा।
कितना सिंपल है लिखना, पॉइंट के चक्कर में मत पढ़ो। हाँ, अगर किसी जगह फंस जाते हो तो पढ़ सकते हो भाई। क्या पूछा? सबसे छोटी संख्या 1 में भाग देना है। जहां सबसे बड़ा डिवीजन करोगे, सबसे बड़ा डिवीजन यहां कर रहे हो, तो इसका मतलब ये आपका द स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। चलिए भाई, सवाल नंबर 305। सवाल नंबर 305। देखना जरा क्या कहा, अवरोही क्रम में अरेंज करना है, घटते हुए क्रम में इन सब चीजों को अरेंज करना है। तो ऐसा कर ले, ये सवाल आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, ठीक है, कर लेना इसको ध्यान लगा करके, क्योंकि सेशन मैं चाह रहा था, आज की रिकॉर्डिंग का मुझे आइडिया भी नहीं है कि कितनी टाइम तक की हो गई है, एक हल्का सा बीच में कट था। देखो, काम की बात करते हैं। ये सवाल तो आपका होमवर्क हो गया। ये सेशन आपको कैसे लगते हैं कमेंट किया करें, ठीक है। टीचर के लिए कमेंट का एक इंपॉर्टेंस अलग ही होता है। सेशन ठीक लग रहे हैं तो इनको एटलीस्ट लाइक भी कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। कुछ लोगों को ये लगता है कि पैसे देकर ही सीखा जा सकता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा ही लगता रहा कि पैसे देकर ही सीखा जा सकता है तो बिल्कुल भाई पेड कोर्स भी लाना पड़ेगा। फ्री की कोई कदर नहीं होती है ना, क्योंकि जिस हिसाब से आपके कमेंट्स वगैरह आते हैं, व्यूज आते हैं, डाउट ग्रुप के ऊपर जब हम लोग देखते हैं तो सबका एक ही हेडेक है कि सर पेड कोर्स तो मैंने वहां से खरीद रखा, आप वाला तो साइड के अंदर देख रहा हूं थोड़ा इंप्रूवमेंट करने के लिए। बिल्कुल देखें आप, कोई समस्या नहीं है, मेरा उद्देश्य सिखाना है। स्टडी IQ ने एक प्लान किया है कि रेलवे की मैथ्स है वो कंप्लीट सिखाई जाए। मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, वितुल सर मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर विपिन सर हैं अपने, वो जीके और करंट अफेयर का सेक्शन ले रहे हैं। आपके पास हर रोज अगर 3 घंटे यूट्यूब पर देने के लिए हैं तो बिल्कुल आप स्टडी IQ को फॉलो कर लें, आपका काम दौड़ेगा। सिर्फ फॉलो करने से नहीं, नोट्स बनाए पैरेलल के अंदर, प्लस बचा हुआ जितना भी आपका टाइम होता है वह चीजों को आप रिवाइज करें, ठीक है। सेशन को थोड़ा सा शेयर करते रहा करें, कमेंट किया करें, ताकि टीचर भी अपनी तरफ से जान डाले। इधर उधर ये फ्रैक्शन चैप्टर आप ढूंढ के देखो, आपको किताबों में लेटेस्ट सवाल नहीं मिलते, ठीक है। वही घिसा पिटा हर जगह करवाया जा रहा है। किसी ने पेड कोर्स ले भी रखा है, एक बार अपने वाले से कंपेयर कर लें, ठीक है। बाकी आपका जो रवैया है कि आपका जो डेडिकेशन है टीचर के प्रति, स्टडी IQ के प्रति, वो डिसाइड करेगा कि भविष्य कैसा होगा इन सेशंस का आने वाला। चलो भाई, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।